जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्त्री जनन तंत्र के सहायक जनन अंग में से गर्भाशय के बारे में। अब चलिए गर्भाशय क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले की क्लास में हम अंडवाहिनी के बारे में बता चुके हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो बच्चे पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि अंडवाहिनी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्त्री जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अंडाशय और अंडवाहिनी से क्वेश्चन आती है। वैसे हर एग्जाम के लिए भी अंडाशय और अंडवाहिनी से ही क्वेश्चन पूछी जाती है। तो क्योंकि इससे पहले बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो सब बच्चे जानते हैं अंडवाहिनी में होते हैं, लेकिन अंडवाहिनी का 3 भाग होता है। तो 3 भाग जो होता है उसमें से अंडवाहिनी नहीं देके उन तीनों भाग का नाम दे दिया, तो 3 भाग में से किस में होता है वो पूछ दिया। तो सब बच्चे जानते हैं कि अंडवाहिनी में होता है निषेचन, लेकिन अंडवाहिनी में निषेचन होता है तो ये तो अंडवाहिनी एक प्रकार की नली है। यह नली को 3 भाग में बांटा गया है, तो जिसमें तुम्बिका में अंडाणु का निषेचन होता है। तो तुम्बिका जो टेढ़ा मुड़ा हुआ भाग होता है उसी को तुम्बिका बोलते हैं। यहाँ जो अंडवाहिनी का टेढ़ा मुड़ा हुआ भाग जो होता है उसी को हम तुम्बिका कहते हैं। ये टिप हो गया और ये फेलोपियन नलिका हो गई। सीधी वाली भाग को फेलोपियन नलिका कहते हैं जो इस तरह से गया है, और ये टिप होती है जो अंडाणु को पकड़ के अंदर नलिका में रखने का काम करती हैं, और ये कोने पर जो पाई जाती है वो उसे तुम्बिका कहते हैं। ये क्या करती है, अंडाणु को निषेचन करती है और फेलोपियन नलिका में डाल देते हैं। तो अधिकतर बच्चा फेलोपियन नलिका में टिक लगा देती हैं, क्योंकि अब देख लीजिए अंडाणु का 3 भाग था, उसी में से इसमें होता था ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया था, तो अब गलती मत कीजिएगा। इसलिए वैसे जिस बच्चे को प्रॉब्लम अगर हो तो वो इस वीडियो को देख लें, अंडवाहिनी की क्लास देख लें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं गर्भाशय के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं गर्भाशय क्या होती है। मानव मादा में गर्भाशय क्या होते हैं, तो मानव मादा में जो गर्भाशय होती है यह उल्टा नाशपाती के आकार की होती है। ये भी एग्जाम 12वीं में पूछा गया, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है कि मानव मादा का गर्भाशय जो होती है किस आकार की होती है। तो गर्भाशय जो होती है वो उल्टा नाशपाती के आकार की तरह होती है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो अब देखिए पहले इसकी ऊपरी वाले भाग में गर्भाशय के जो ऊपरी भाग होती है ये फैला हुआ रहता है। वैसे अगर हम बात करें इसमें तो देख लीजिए ये वाली जो भाग है ये गर्भाशय कहलाती है। मानव मादा का ये वाली भाग गर्भाशय कहलाती है, याद रखिएगा। अब देखिए ये वाली भाग जो है मानव मादा का गर्भाशय होती है। अब इसमें आप ऊपर चित्र से ही स्पष्ट है कि इस गर्भाशय की ऊपरी भाग फूला हुआ यानी फैला हुआ है और निचली भाग सिकुड़ा हुआ है। याद रखिएगा मानव मादा का जो गर्भाशय का ऊपरी भाग फूला हुआ रहता है यानी फैला हुआ रहता है, जबकि निचला भाग सिकुड़ा हुआ रहता है यानी सिकुड़ा हुआ रहता है ना। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 7.5 cm होती है। मानव मादा की लंबाई यानी मानव मादा में अंडाशय की गर्भाशय की लंबाई 7 cm होती है। चौड़ाई की अगर हम बात करें इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 cm होती है। चौड़ाई होती है 5 cm, याद रखिएगा। और इसकी मोटाई की बात करें तो वो 3 cm होती है। मोटाई की बात करें तो 3 cm होती है। यानी हम कह सकते हैं यानी मानव मादा में अंडाशय की जो लंबाई होती है 7.5 cm होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो 5 cm और इसकी मोटाई की बात करें तो 3 cm होती है। गर्भाशय को बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 नंबर में पूछा गया था, बच्चादानी किसे कहते हैं, याद रखिए गर्भाशय को बच्चादानी भी कहा जाता है। अब देखिए अब इससे संबंधित थोड़ी कुछ बात जान लेते हैं। अब गर्भाशय का कार्य क्या होता है, तो अब देखिए गर्भाशय में क्या होती है कि जब अंडाशय से अंडाणु निकलती है तो ये जो फ्रीबी या इसको किट भी बोलते हैं, ये अंडाणु को पकड़ के अपने अंदर में रख लेती है, अपनी इस नलिका में रख लेती है। जैसे इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये अंडाणु हो गए, अंडाशय से जब अंडाणु निकलती हैं तो अंडाणु को पकड़ लेती है। इसकी संरचना उंगलीनुमा जैसी होती है, वैसे पिछले वीडियो में ये सब बता चुके हैं। तो ये पकड़ के अपने अंदर नलिका में रख लेती है, और अंदर में रखने के बाद ये निषेचन क्रिया करते हुए आकर के गर्भाशय की दीवार में चिपक जाती है। गर्भाशय की जो ये दीवार होती है मोटी दीवार होती है, और इसमें अंडाणु आकर के चिपक जाती है। और अंडाणु आकर के चिपकने के बाद इसमें ये शुक्राणुओं को इंतजार करती है। 36 घंटा कह सकते हैं, यानी अंडाणु की आयु देती है 36 घंटा। अब कभी कभी 2 दिन भी जीवित रह सकते हैं, तो 36 घंटा तक इंतजार करती है अंडाणु
शुक्राणुओं को। अगर ये शुक्राणुओं के संपर्क में नहीं आती हैं तो फिर यह मतलब खराब होकर के क्या होती है, पीरियड के दौरान मादा के योनि मार्ग से बाहर आ जाती है। अब देखिए, अगर हम गर्भाशय की बात करें तो इसका अब कुछ पार्ट्स हैं, यानी गर्भाशय के स्तर के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, यानी गर्भाशय को याद रखिए, गर्भाशय को बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, गर्भाशय के आंतरिक भाग को एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय के आंतरिक भाग को एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतःस्तर के नाम से भी जाना जाता है, जो अधिकांश अगर ये संवाहक होते हैं, अगर यह कह सकते हैं, यह जो है अधिकांश संवाहक होती हैं और इसमें कई प्रकार यानी अधिक यानी जटिल ग्रंथि पाई जाती है। इसलिए जटिल ग्रंथि होने के कारण इसे यानी हम कहें तो गर्भाशय पेशी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसके आंतरिक भाग में कई, जैसे जीभ के ऊपर जैसे यानी स्वाद कन्या निकली हुई रहती है, उसी प्रकार इसके ऊपर भी देखिए ग्रंथियों के रूप में इस आकार की व्यवस्थित है। इसे गर्भाशय अंतःस्तर पेशीय के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, गर्भाशय पेशियों के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगर इसकी बात करें, इसकी जो पेशियां होती है ना, कोमल यानी बहुत कोमल होती हैं। इसी पेशियों पे आकर के क्या होती है, यानी दीवार पे लगी, गर्भाशय की दीवार पे लगी रहती है। इसी पे आकर के वो अंडाणु जो होती है आकर के इसी पेशी के ऊपर चिपक जाती है और इसी पर ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का मतलब वेट करती है। शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद ये अगर शुक्राणु से मिलती है तो यह भ्रूण का निर्माण करती है। अगर शुक्राणु से निषेचन नहीं होती है तो फिर यह भ्रूण का निर्माण नहीं करती हैं। अब देखिए, गर्भाशय को वो आंतरिक भाग की, अगर हम गर्भाशय के बाहरी भाग की बात करें तो गर्भाशय के बाहरी भाग को इसको पेरीमीडियम के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय के बाहरी भाग को पेरीमीडियम के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो वैसे गर्भाशय को 3 स्तरों में बांटा गया। गर्भाशय की अगर हम बात करें तो गर्भाशय के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, तो ये इसके बारे में भी अभी हम चर्चा कर लेंगे। अब देखिए, भ्रूण का निर्माण होता है तो गर्भाशय के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण का निर्माण गर्भाशय के अंदर होती है। और जब एक बार भ्रूण बनती है तो किसी मादा में जब भ्रूण का निर्माण होती है तो प्रेग्नेंट अवस्था कहलाती है, ठीक। और प्रेग्नेंट अवस्था में क्या होती है, अगर भ्रूण का निर्माण हो गया तो उस अवस्था में क्या होती है, मानव मादा में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। जब अगर निषेचन की क्रिया ये अंडाणु जो है शुक्राणु से यानी संलयन की क्रिया करके यानी यूनिस का निर्माण कर देती है, जायगोट बना देती है, यानी जब प्रेग्नेंट हो जाती है मादा तो उस स्थिति में उसमें अंडाणु बनना बंद हो जाती है। जैसे अंडाशय में बता दे, अंडाशय वाली जो क्लास बताए तो उसमें बताए हुए थे कि अंडाणु कब और कैसे बनती है और कितने दिन के बाद यह निकलती है अंडाशय से। एक साइड अंडाशय इधर रहती है, एक साइड अंडाशय इधर रहती है, तो महीने में एक बार इधर बनती है अंडाणु तो एक बार उधर बनती है अंडाणु, ठीक। ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिए। तो इसमें क्या होती है कि जब अंडाणु क्या करती है, शुक्राणु से निषेचन करके यूग्मज या जायगोट का निर्माण कर लेती हैं, तो उस अवस्था में क्या होती है कि मादा में अंडाणु बनना बंद हो जाती है। अब अंडाणु बनना बंद क्यों हो जाती है, जो हार्मोन इनके यानी अंडाणु का निर्माण करने का काम करता था, अब वो हार्मोन भ्रूण बनाम उस भ्रूण को विकास की क्रिया में काम करेगा। तो वो क्या होता है कि वो अब भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में लग जाता है, ठीक। तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में जब वो लग जाता है तो यह क्या करता है, अंडाणु बनना अंडाणु का निर्माण नहीं करता है। तो 9 महीने 5 दिन में शिशु पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। अगर दिन की बात करें तो 270 दिन में अंडाणु यानी मानव मादा का गर्भकाल होती है 270 दिन मानी जाती है और 9 माह 5 दिन जिसको बोलते हैं। वैसे गुना करके आप लोग भी चेक कर सकते हैं, 9 माह के बोलते हैं, कभी 5 दिन 10 दिन हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि फिक्स है 9 माह 5 दिन ही होगी। वैसे 9 महीने का गर्भकाल माना जाता है, लेकिन 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो जाती है, आगे ही होती है, पीछे तो उम्मीद नहीं। क्यों होता है, ये भी कारण है। अगर किसी भी मादा का अगर उसको पौष्टिक आहार संतुलित रूप से मिलता रहे तो उनका जो गर्भकाल का टाइम होगा वो अपने निश्चित टाइम पर हो सकती है। लेकिन उसी मादा को गर्भकाल का समय अवधि आगे बढ़ जाती है जिसके शरीर में उतना पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है जितना उसको जरूरत होती है उस अवस्था में। इसी के वजह से उसके गर्भकाल का समय आगे हो जाती है, ठीक। अब देखिए, अब गर्भाशय के अंतःस्तर के जो भाग हैं उनके भागों पर चर्चा यानी गर्भाशय के जो भाग है ना उन भागों के बारे में, यानी गर्भाशय मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं
गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, यानी गर्भाशय को अगर हम बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए गर्भाशय के जो ऊपरी भाग होती है, जो अंडवाहिनी से जुड़ा हुआ रहता है, उसे फंड्स कहते हैं। यह भाग जो है गर्भाशय के ऊपरी भाग होती है, जो एग्जाम में पूछा गया था, गर्भाशय के ऊपरी भाग कहलाती है। वैसे याद रखिएगा, अब जो है एग्जामिनर भी तेज हो गया है, उस क्वेश्चन को पूछता है जो हम लोग उसके मतलब जो मोटा होता रहता है उसको हम जानते हैं, बाहरी जानते हैं और आंतरिक भाग से नहीं जानते हैं, ठीक है ना। जैसे अंडवाहिनी के बारे में जानते थे और अंडवाहिनी से अंदर सब स्टूडेंट जानता है कि अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होती है, लेकिन फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको निचला स्तर से जानते हैं, यानी जो 10th क्लास में पढ़े हैं, 12वीं क्लास में जो जानते हैं, वो अंडवाहिनी ही यानी फैलोपियन नलिका ही देती है निषेचन के लिए। लेकिन ये नहीं बताता कि जो अंडाणु का यानी अंडवाहिनी का 3 भाग होता है, 3 भाग में से तुम्बिका में निषेचन होती है यानी अंडाणुओं का, तो ये भाग अधिकतर यानी इसका मतलब जो है वर्णन इस मतलब मिडिल क्लास में नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें अब कंपटीशन की बात करें तो ये लो लेवल का क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, उसी में से यानी जो भाग आप जानते हैं उसी में से कुछ उसका आंतरिक भाग से पूछता है क्वेश्चन, इसलिए हमको वो सब चीज जानना जरूरी है। अब जैसे मान चलिए गर्भाशय के सब जानता है, यानी अंडाणु यानी भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में होते हैं, तो ये चांस कम रहता है कि क्वेश्चन पूछने का। लेकिन ये पूछा जाता है गर्भाशय की आकृति कैसी होती है, तो उल्टे नासपाती की होती है, तो गर्भाशय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो फंड्स कहते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो गर्भाशय के ऊपरी भाग को फंड्स कहते हैं, जो फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। अब देखिए काय क्या होती है, तो काय जो होता है यानी ग्रीवा और फंड्स के बीच वाली भाग जो होती है उसे हम काय कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं गर्भाशय के जो बीच वाली भाग होती है उसे हम काय कहते हैं, ठीक। अब देखिए ग्रीवा क्या होती है, तो ग्रीवा जो होती है वो योनि मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है, यानी गर्भाशय के सबसे निचला हिस्सा होती है जो काय से जुड़ी हुई होती है। देखिए काय से जुड़ी हुई होती है, ठीक, और यह योनि मार्ग के द्वारा यानी बाहर की ओर से मार्ग, इसका जो है मार्ग बाहर की ओर खुलती है, तो उसी मार्ग से यानी शुक्राणु क्या होती है गर्भाशय तक जाती है। जो आप देखिए ग्रीवा जो होती है यह सबसे निचली भाग होती है, समझ लीजिए ग्रीवा जो है अंडाशय यानी गर्भाशय के सबसे निचली हिस्सा होती है जो योनि मार्ग से जुड़ी हुई होती है। इसी मार्ग के द्वारा योनि मार्ग के द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है और शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचती है। तो किस मार्ग के द्वारा, तो गर्भाशय यानी योनि मार्ग से होते हुए ग्रीवा में पहुंचते हैं, ग्रीवा से काय से और काय से ऊपरी भाग में जहां शुक्राणु अंडाणु गर्भाशय की दीवार में चिपकी हुई रहती है वहां पर पहुंच जाती हैं। तो आगे बात समझ में, अंडाणु यानी गर्भाशय के कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, पहला फंड्स, काय और ग्रीवा, ठीक है ना। अब तीनों को हम बता दिए कौन कौन सा भाग कहां व्यवस्थित रहती है, तो इनका क्या कार्य था वो सभी बता, यानी इसका मुख्य कार्य होता है भ्रूण का परिवर्धन करना, यानी इसका मुख्य कार्य होता है भ्रूणों का परिवर्धन करना, ठीक है, यानी भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गर्भाशय। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर जो भी बात में इनसे संबंधित जो भी बातों में अगर आप लोगों को लगे कि हमें ये बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से बता दिया जाएगा, ठीक। अगर चलिए फिर अगला वीडियो में बात करते हैं।